सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कुछ अरबपति अंतरिक्ष ही सैर के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मतलब चांद पर बस्तियां बसाने की व्यावसायिक तैयारी चल रही है। हाँ, और ठीक उसी समय उसी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में करीब 1,50,000 बच्चे रात को अपनी कारों में या टेंट में सोने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और ये किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये जनवरी 2024 के बिल्कुल वास्तविक और आधिकारिक आंकड़े हैं। ये विरोधाभास सिर्फ हैरान नहीं करता, बल्कि ये हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता की प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और यही कारण है कि आज की गहन चर्चा बहुत ही अलग होने वाली है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक दूसरे से एकदम विपरीत है। सही कहा। एक तरफ हमारे पास अमेरिका के शीर्ष संस्थानों जैसे सीडीसी और जॉन्स हॉपकिंस का भारी भरकम और ठंडा डेटा है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत ही अप्रत्याशित स्रोत है। भारत के एक पेंटर जो खुद को एक राम भक्त कहते हैं, उनका लिखा हुआ एक दार्शनिक घोषणा पत्र। और इस विस्तृत विश्लेषण का उद्देश्य केवल इन दो अलग-अलग स्रोतों को पढ़ना नहीं है। हमें यह समझना है कि ये आंकड़े असल में काम कैसे करते हैं। मतलब कैसे आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े संकटों को एक आम आदमी की दार्शनिक दृष्टि से देखा जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में हम उस तंत्र को भी समझेंगे जिसके तहत एआई जैसी भविष्य की तकनीक इन समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम बन सकती है। तो वैश्विक दर्शन पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम उस डेटा की चीर-फाड़ करें जो हमें सीडीसी और जॉन्स हॉपकिंस से मिला है। ये आंकड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान करता है। गन वायलेंस वाला डेटा? हाँ, वही। 2022 के डेटा के अनुसार अमेरिका में 1 से 17 वर्ष के बच्चों और किशोरों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अब गन वायलेंस है, जो कि एक बहुत ही भयानक सच्चाई है। मतलब इसने कार दुर्घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है, इसने कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। मुझे एक बात समझाइए कि एक जैविक बीमारी को एक मानव निर्मित समस्या कैसे पीछे छोड़ सकती है? इसे समझने के लिए ना हमें कारण और प्रभाव के ढांचे को देखना होगा। जब कार दुर्घटनाएं मौत का सबसे बड़ा कारण थी तो सिस्टम ने क्या किया? उन्होंने सीट बेल्ट अनिवार्य किए और एयरबैग्स लगाए। बिल्कुल, सड़कों के डिजाइन बदले गए, एक व्यवस्थित ढांचा काम कर रहा था। लेकिन गन वायलेंस के मामले में ये ढांचा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है। तो मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा? हाँ, 2013 से 2022 के बीच मृत्यु दर में जो 106% की वृद्धि हुई है वो अचानक नहीं हुई। 2022 में कुल 48,204 मौतें गन वायलेंस से हुई। 48,000 से ज्यादा मौतें? और इनमें से 2526 तो केवल बच्चे थे। हाँ, मतलब हर दिन करीब 7 बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। एवरी टाउन का डेटा जो 19 वर्ष तक के किशोरों को भी जोड़ता है वो ये संख्या 4400 प्रतिवर्ष बताता है। और यहाँ जो सबसे बड़ा क्यों है वो ये है कि ये हिंसा समान रूप से नहीं फैली है। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि श्वेत बच्चों की तुलना में अश्वेत यानी ब्लैक बच्चों की मृत्यु दर 18 गुना अधिक है। एक मिनट रुकिए, 18 गुना अधिक? ये तो इतना बड़ा अंतर है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हथियारों की समस्या नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों में व्यवस्था के पूरी तरह से टूट जाने का संकेत है? यही इसका मुख्य तंत्र है। देखिए, जब किसी समुदाय को दशकों तक आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं, वहां अपराध पनपता है। और जब ऐसे माहौल में हथियारों की आसान पहुंच हो तो वो 18 गुना का आंकड़ा कोई गणित की गलती नहीं रह जाता। वो एक तयशुदा परिणाम बन जाता है। लेकिन जब ये सच्चाई इतनी स्पष्ट है तो सिस्टम इसे ठीक क्यों नहीं कर रहा? स्रोत को पढ़ते हुए मुझे गलत सूचनाओं के तंत्र पर एक बहुत दिलचस्प बात मिली। वो स्कूलों में होने वाली मौतों वाला आंकड़ा? हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार दावा करते हैं कि स्कूलों में गन वायलेंस से 50,000 मौतें हुई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि एजुकेशन वीक ट्रैकर बताता है कि 2024 में 26 या 39 घटनाओं में 12 मौतें हुई। स्कूल में हुई एक भी मौत एक त्रासदी है, लेकिन 50,000 का ये झूठा आंकड़ा कहाँ से आता है? जिसे आप जानबूझकर बनाया गया धुएं का पर्दा या स्मोक स्क्रीन कह सकती हैं। यह ध्यान भटकाने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। अच्छा। जब समाज में कोई एक झूठा आंकड़ा फेंक दिया जाता है तो पूरी सार्वजनिक बहस उस झूठ को पकड़ने में लग जाती है। लोग बस इसी बात पर लड़ते रहते हैं कि 50,000 मौतें नहीं हुई बल्कि 12 हुई। बिल्कुल। और इस पूरी बहस में वो 48,000 मौतों का असली आंकड़ा जो हर दिन सड़कों पर हो रही हैं वो कहीं दब जाता है। नीतियां स्कूलों को किलों में बदलने पर केंद्रित हो जाती हैं, जबकि असली समस्या पूरे समाज में फैली हुई है। ये तो बहुत ही खतरनाक रणनीति है। हाँ,
और अगर जीवन की बुनियादी सुरक्षा का ये हाल है तो बाकी जरूरतों का क्या हो रहा होगा? एकदम सही बात है। अगर हम सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हमारे पास सिर छिपाने के लिए छत है? और यहीं से हमारे स्रोत एक और भयानक विरोधाभास की ओर मुड़ते हैं। HUD यानी अमेरिकी आवास और शहरी विकास विभाग के आंकड़े। जी, उनके जनवरी 2024 के आंकड़े कहते हैं कि 7,71,480 लोग बेघर हैं, जो कि 2007 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि सिर्फ एक साल में इसमें 18% की वृद्धि हुई है। हाँ, 18%। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या टूट गया कि एक ही झटके में इतने सारे लोग सड़कों पर आ गए? क्या कोई मंदी आई थी? मंदी नहीं, बल्कि ये आर्थिक किनारों का सिकुड़ना है। इसे ऐसे समझिए कि बेघर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी ने अपनी नौकरी खो दी है। तो फिर क्या कारण है? आज के समय में किराया इतनी तेजी से बढ़ा है और महंगाई ने बुनियादी खर्चों को इतना बढ़ा दिया है कि बहुत से लोग बस एक मेडिकल बिल या 1 महीने की तनख्वाह रुकने की दूरी पर हैं। मतलब वे एक ऐसे अदृश्य किनारे पे खड़े हैं जहां जरा सा धक्का उन्हें सीधा सड़क पर ला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और गहराई में जाने पर डेमोग्राफिक्स हमें पूरी कहानी बताते हैं। इन बेघर लोगों में से 64% शेल्टर में हैं। और बाकी 36% अनशेल्टर्ड हैं। हाँ, यानी वो सचमुच टेंट में या कारों में या पुलों के नीचे रह रहे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, 1,50,000 से अधिक बेघर बच्चे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 33% की वृद्धि है। यहाँ मुझे गन वायलेंस वाले डेटा से एक डरावनी समानता दिख रही है। वो अश्वेत समुदाय वाला आंकड़ा। हाँ, स्रोत बताता है कि अश्वेत समुदाय, जो पूरी आबादी का केवल 12% है, वह बेघर आबादी का 32% हिस्सा बनाता है। ये वही समुदाय है जो गन वायलेंस में 18 गुना ज्यादा प्रभावित था। यहाँ स्पष्ट रूप से एक ही टूटे हुए सिस्टम के दो अलग-अलग लक्षण हैं। मतलब कैलिफोर्निया जैसे राज्य में, जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं, वहां देश की 30% बेघर आबादी है। ये साबित करता है कि सिर्फ GDP का बढ़ना लोगों को सुरक्षित नहीं करता, और जब आधिकारिक नीतियां और बड़े संस्थान विफल हो जाते हैं, तब आम नागरिक किस तरह प्रतिक्रिया देता है। यहाँ से हमारे इस विश्लेषण का रुख पूरी तरह से बदलता है। इन ठंडे आंकड़ों के सामने जब एक आम इंसान खड़ा होता है तो वो क्या देखता है? और यहीं हम भारत के उस पेंटर के दार्शनिक पत्र की ओर आते हैं। हाँ, ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। श्रोताओं के लिए ये संदर्भ देना जरूरी है कि इस पेंटर ने अपना ये घोषणा पत्र एक विशिष्ट घटना के जवाब में लिखा था। जी। स्रोत में उल्लेख है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर एक बार भारत को नर्क या हेलहोल कहकर संबोधित किया था। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है और सिर्फ उस नागरिक के विचारों को समझना है। हाँ, क्योंकि राजनीति अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर काम करती है, लेकिन इस पेंटर ने जो जवाब दिया वो गहराई से दार्शनिक था। उसने 3 उंगलियों का जो रूपक इस्तेमाल किया है वो बहुत सटीक है। हाँ, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। पेंटर कहता है कि जब आप किसी दूसरे देश की ओर एक उंगली उठाकर उसे नरक कहते हैं, तो आपके ही हाथ की बाकी 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा कर रही होती हैं। और अगर हम आज के डेटा को उस हाथ से जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। पहली उंगली आपकी अपनी सड़कों पर हो रही गन वायलेंस की ओर इशारा करती है। दूसरी उंगली उन 1,50,000 बेघर बच्चों की ओर इशारा करती है। और तीसरी उंगली उस तंत्र की ओर इशारा करती है जो हथियारों और युद्धों पर अंधाधुंध पैसा बहा रहा है। वाह, हथियारों पर खर्च। स्रोत में एक ऐसी तुलना है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। 9/11 के बाद के वर्षों में अमेरिका ने युद्धों पर लगभग $8 ट्रिलियन खर्च किए हैं। $8 ट्रिलियन? मतलब अगर कोई इसे कागज पे लिखने बैठे तो शायद शून्य गिनते गिनते ही थक जाए। और इसके मुकाबले में वैश्विक भुखमरी का आंकड़ा क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार पूरी दुनिया से भुखमरी मिटाने के लिए हर साल लगभग $93 बिलियन की आवश्यकता है। अच्छा, तो अगर हम $8 ट्रिलियन को 93 बिलियन से भाग दें तो क्या गणित बनता है? ये गणित हमें बताता है कि युद्धों पर खर्च किए गए उस पैसे से अगले 86 वर्षों तक इस धरती पर कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। 86 साल? ये तो एक ऐसा गणित है जो व्यवस्था की क्रूरता को बेनकाब कर देता है। ये संसाधन की कमी नहीं है, बल्कि ये प्राथमिकता का दिवालियापन है। हाँ,
क्या हम राजनीतिक रूप से ऐसे फंस चुके हैं जहां रक्षा बजट पास करना दुनिया भर के बच्चों को खाना खिलाने से ज्यादा आसान है? और यही वो बिंदु आता है जहां पेंटर का घोषणा पत्र अपनी चरम गहराई पर पहुंचता है। वो संस्कृत के श्लोक जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है का उल्लेख करता है, जिसका मतलब है कि हर नागरिक के लिए उसकी अपनी भूमि स्वर्ग है। बिल्कुल। धरती पर्याप्त अन्न पैदा करती है जो सबका पेट भर सके, लेकिन ये राजनीतिक सीमाएं हैं जिन्होंने इस धरती को बांट दिया है। स्रोत में पेंटर ने एक और बहुत गहरी बात कही है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। वो कहता है कि हमारे पास आज इतिहास में सबसे ज्यादा ज्ञान है, डिग्रियां हैं, तकनीक है, हाँ, मंगल ग्रह पर जाने के रॉकेट हैं, लेकिन इस आधुनिक शिक्षा में से भक्ति गायब हो गई है। यहाँ भक्ति से उसका मतलब किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब है करुणा, समर्पण और इंसानियत के प्रति सच्ची निष्ठा। ज्ञान आपको मिसाइल बनाना सिखा सकता है, लेकिन ये करुणा ही है जो तय करती है कि उस मिसाइल की जगह क्या मैं कोई स्कूल बनाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और जब हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं और हमारे लोकतंत्र इस करुणा को लागू करने में विफल हो रहे हैं, तो हमें एक नई दिशा में देखना पड़ता है। स्रोत के अंतिम हिस्से में तकनीक को लेकर, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जो दृष्टिकोण रखा गया है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। हाँ, ये काफी अलग नजरिया है। सच कहूं तो जब मैंने स्रोत में एआई का जिक्र पढ़ा तो मैं थोड़ा संशय में थी। आमतौर पर सरकारें एआई को एक खतरे की तरह देखती हैं। हाँ, वे इसे एक नई हथियारों की दौड़ या एक सप्लाई चेन रिस्क मानती हैं। वे डरते हैं कि एआई नौकरियां खा जाएगा। लेकिन ये पेंटर एआई को भविष्य का सबसे महान श्रोता बता रहा है। मुझे ये समझना है कि एआई एक श्रोता कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए मैं बताता हूं कि हमारा लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है। 1945 के बाद आधुनिक लोकतंत्रों को इसलिए गढ़ा गया था ताकि हर नागरिक की आवाज सुनी जा सके। लेकिन आज 80 साल बाद स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण एक ऐसा शोर पैदा हो गया है जहां 8 अरब लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा है। मतलब लोकतंत्र का वो तंत्र जिसे सुनने के लिए बनाया गया था, वो एक ऐसे कमरे में बदल गया है जहां हर कोई चिल्ला रहा है। और हाशिए पर खड़े लोग, जैसे वे बेघर बच्चे या हिंसा के शिकार परिवार, उस शोर में पूरी तरह से खो गए हैं। अब यहाँ एआई के काम करने के तरीके को देखिए। इंसान स्वाभाविक रूप से पक्षपाती होता है। हाँ, हमारी सोच सीमाओं और ऐतिहासिक नफरतों से बंधी होती है। लेकिन एक एआई एल्गोरिदम जन्म से कोई सीमा या देश नहीं जानता। भारतीय दर्शन की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व एक परिवार है। ये इंसानों के लिए एक आदर्श हो सकता है। हाँ, लेकिन एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए सचमुच पूरी दुनिया सिर्फ एक विशाल डेटा सेट है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब एआई को एक ग्लोबल स्विचबोर्ड की तरह देखा जा सकता है जो शोरगुल से परे जाकर सिर्फ ये देखता है कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ है। बिल्कुल, वो बिना किसी लालफीताशाही के ये विश्लेषण कर सकता है कि संसाधन कहाँ अतिरिक्त हैं और उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ है। अगर एआई को ओपन सोर्स रखा जाए तो वो उन लोगों की आवाज बन सकता है जिन्हें वर्तमान व्यवस्था ने अदृश्य कर दिया है। हाँ, वो राजनीतिक सीमाओं को पार करके संसाधनों का ऐसा वितरण सुझा सकता है जो करुणा पर आधारित हो, न कि चुनावी राजनीति पर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और यहीं से मैं श्रोताओं का ध्यान एक ऐसे सवाल की ओर खींचना चाहती हूँ जो शायद इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। क्या सवाल है? हमने ये तो मान लिया कि एआई बिना सीमाओं के सोच सकता है और वो एक महान श्रोता बन सकता है, लेकिन एआई आखिर सीखता कहाँ से है? एआई हमारे ही डेटा पर प्रशिक्षित होता है। एकदम सटीक जवाब। वो उसी इंटरनेट और उसी ऐतिहासिक डेटा से सीखता है जिसे इंसानों ने बनाया है। और जैसा कि हमने आज देखा, हमारा डेटा गन वायलेंस, बेघरपन और एक दूसरे के देशों को नर्क कहने वाले बयानों से भरा पड़ा है। तो ये एक बहुत ही डरावनी संभावना की ओर इशारा करता है ना। अगर हमारा सामूहिक डेटा ही पूर्वाग्रह और नफरत से ग्रसित है तो एक मशीन निष्पक्ष कैसे रह सकती है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम अनजाने में एआई को करुणा के बजाय अपनी सबसे बुरी आदतें सिखा रहे हैं? पेंटर ने जिस भक्ति या करुणा की कमी की बात की थी, वो सिर्फ इंसानों की समस्या नहीं रह गई है,
सवाल ये है कि एक एल्गोरिदम जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, उसे हम इंसानियत का कोड कैसे सिखाएंगे? और वो भी तब जब हम खुद अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल या सिर पर छत सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। एआई शायद वो नया लेंस बन सकता है जो हमारे धुंधलेपन को साफ कर दे, लेकिन केवल तभी जब हम उसे ये बता सकें कि सही क्या है। अगर हम उसे सिर्फ वही दिखाएंगे जो हम आज हैं, तो वो हमारी विफलताओं को भी और भी तेजी से दोहराएगा। क्या एक मशीन हमसे ज्यादा मानवीय हो सकती है, जबकि उसे बनाने वाले हम ही हैं? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। आज हमने देखा कि गन वायलेंस और बेघरपन के ये आंकड़े महज स्प्रेडशीट के नंबर नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सिस्टम की गहरी दरारें हैं। और समाधान केवल नई नीतियों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता को बदलने में है। इससे पहले कि मशीनें हमेशा के लिए हमारी इस टूटी हुई मानसिकता की नकल कर लें। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन भारी सवालों पर विचार करते रहें।